चलिए आज का टॉपिक रहता है बजट। बजट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बजट क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे बजट के बारे में कि जो बजट है इतिहास में कैसे आया, हम इसको आपको डिफाइन करेंगे। देखिए बजट में क्या है, जो 2022 और 23 का बजट लाया गया है, ये अपना जो निर्मला सीतारमण जी जो हैं वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा अपने कार्यकाल का चौथा बजट आया है। ठीक है, तो इसके पहले हम इतिहास में देखेंगे कि बजट जो है आया कहाँ से, कैसे लाया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजट। देखिए बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या वर्तमान सरकार संसद से अनुमोदन द्वारा संचित निधि का जो वर्णन आर्टिकल 266 में है, ठीक है, आर्टिकल 266 में है क्या, संचित निधि। इससे एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए धन मंगाती है, उसे बजट कहते हैं। अर्थात कह दिया जो वर्तमान सरकार है वो सरकार क्या करती है, वर्ष के पहले एक वर्ष में जितना खर्चा करना है उसकी लगभग जो रूपरेखा रहती है कि इस चीज़ में मुझे इतना खर्चा चाहिए, इसमें इतना, उस सब की अनुमति मांगने के लिए संसद में एक मसौदा लाती है। और संचित निधि, जो भारत सरकार की संचित निधि में पैसा एकत्रित होता है, टैक्स वगैरह, टैक्स का है या आपने किसी को लोन दे रखी उसका पैसा है, वो सब एकत्रित रहता है, उससे अनुमोदन करती है कि मुझे इससे इतना रुपया दीजिए। इस सब का मसौदा पूरा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, एक वर्ष में खर्च करने के लिए। जैसे कि हमारे घरों में मान लो जहाँ जॉब है, उस घर में जॉब अगर देखें तो जॉब है जिसके घर में, उसकी मान लो मंथली होता होगा बजट पेश, उसके घर में जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके घर में मंथली होता है बजट पेश। और जो अगर खेती एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जिनके घर में कृषि है, वो ज़्यादातर ईयरली होता है, उनके यहाँ ईयरली बजट बनाया जाता है कि उनके यहाँ यही पहले पारिवारिक जो बजट बनता है ईयरली बनता है। अर्थात वो कहेंगे कि इस बार फसल होगी जो हमारी मान लो 5 लाख रुपए की फसल हुई, तो उसमें से हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो कहेंगे 1 लाख रुपए बच्चों के फीस की हो गए, है ना, 1 लाख रुपए जो हो गया, इसमें आपका जो पर डे का दैनिक दिनचर्या का खर्चा है पूरा 1 साल का 365 दिन का वो रहेगा, है ना। अगला एक जो 1 लाख रुपए होगा नेक्स्ट फसल को उत्पादित करने में लगाया जाएगा, है ना। 1 लाख जो होगा फ्यूचर फंड में डाल देंगे, कभी मतलब जैसे बच्चों की ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर फंड के लिए एकत्रित 1 लाख बचा वो अकस्मात निधि में रखेंगे, मतलब हो सकता है कोई बीमार हो जाए, किसी की शादी आ गई, है ना, तो वहाँ के लिए ये इस प्रकार से बंटवारा हर घर में होता है। ऐसे ही इतनी बड़ी व्यवस्था को भारत में चलाने के लिए ये सब उसकी पहले रूपरेखा रखी जाती है, तो वो सब उसका मसौदा या उसकी अनुमोदन जो है संचित निधि से प्राप्त कर लें, यही बजट में बताया जाता है। ठीक है, और जब बजट लास्ट में ख़त्म होता है तो उसका आपको पता है कि जब लास्ट में होता है तो उसकी आर्थिक समीक्षा की जाती है कि कितने हद तक बजट सही रहा या नहीं रहा, है ना। तो वो लास्ट में होती है, वो आपकी पता है, क्योंकि बजट जो है 1 फरवरी को आ रहा है इस समय, है ना, तो उसको कब 31 जनवरी को ही आर्थिक समीक्षा ला दी जाती है, एक दिन पहले। तो यहाँ बात करें, ये हमारी क्या है, बजट की भाषा है। अगले चलते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से चलेंगे। यह एक प्रकार का क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, मतलब 1 साल का जो वित्त से संबंधित विवरण था वही बजट है, विवरण है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया। अगर आपसे पूछे कि जो वित्त आयोग है उसका कितने में वर्णन है या बजट जो है किस में वर्णन है, तो बजट के रूप में कहीं वर्णन नहीं मिलता संविधान में। किसके रूप में मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, एनुअल जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, विवरण है, डिस्क्रिप्शन, वो आपकी दी गई है, ना कि इसमें बजट के रूप में दी गई है। ठीक है, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसकी व्याख्या की गई संविधान में। ठीक है, बजट के रूप में नहीं मिलती है। अगला आते हैं बजट शब्द। अब देखिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कि जो बजट शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द व्यूगेट, ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है कि व्यूगेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े की थैली। ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है व्यूगेट, उससे बनी जिसका अर्थ है चमड़े की थैली। आपने जैसे देखा है आज की हम थैली है पॉलीथिलीन की यूज कर रहे हैं, है ना, और आप कागज़ की भी कर रहे हैं,
क्योंकि इन्वायरमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन में आने के लिए या पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए हम लोगों ने पेपर का यूज कर दिया, है ना। पॉलीथिलीन क्योंकि उसके लिए घातक हो रही थी। उससे पहले क्या होता था, चमड़े के थैले चलते थे, जानवरों की जो खाल होती है उससे चमड़ा बनाया जाता था, उसी से ज़्यादातर उत्पाद बनते थे। तो चमड़े की थैली में सबसे पहले ये लाया गया था, तो वहीं से फ्रांसीसी शब्द ब्यूगेट से क्या बना है, ये शब्द बना है जिसका अर्थ होता चमड़े की थैली। इसके बाद विश्व में पहली बार 1733 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉन वॉलपॉल, कौन थे, जॉन वॉलपॉल द्वारा पेश किया गया। सबसे पहले पूछा जाए बजट कहाँ पेश हुआ, तो इंग्लैंड में। किसके द्वारा, वहाँ के प्रधानमंत्री जॉन वॉलपॉल के द्वारा। ये कब होता है, 1733 ईस्वी में सबसे पहले ये पेश किया जाता है बजट। और उनके द्वारा जो थैली लाई गई थी वो चमड़े की थी, इसलिए मीडिया में फ्रांसीसी शब्द था व्यूगेट, उसको ही मान लिया गया जिसका अर्थ था चमड़े का थैला। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं। अब भारत में इसकी बात करें तो भारत में प्रथम बार 1860 ईस्वी में, ठीक है, जब ब्रिटेन गवर्नमेंट थी भारत में, उस समय भारत में 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग, कौन थे, इस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, याद रखना वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। उनके इस समय वित्तीय एक सलाहकार थे जेम्स विल्सन, ठीक है, वित्तीय सलाहकार जो आर्थिक सलाहकार थे वो कौन थे, जेम्स विल्सन। और द्वारा ये क्या किया गया 1956 ईस्वी में, देखो सबसे पहले लाया गया भारत में 1860 में, किनके समय, लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। कौन आता है, उनके वित्तीय सलाहकार जेम्स विल्सन द्वारा। इसके बाद फिर बात करें, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भारत में कैसे बजट की पृष्ठभूमि रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आती है 1956 ईस्वी में बजट हिंदी में, मतलब एक शब्द दे दिया इन्होंने कि बजट जो है हिंदी में कब से छपा, पहले अंग्रेजी में आता था मात्र। जब यानी कि यहाँ से व्यवस्था चली गई ब्रिटिश कालीन व्यवस्था, तो भारत की व्यवस्था में भी अंग्रेजी सत्तारूढ़ हो गई है और ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी में की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले 1956 ईस्वी में बजट हिंदी में छपना शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1999 ईस्वी में एक बीजेपी, हाँ 1999 ईस्वी में बीजेपी के वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा, अटल जी की सरकार थी उस समय, वित्त मंत्री थे जसवंत सिन्हा जी, ठीक है। उस समय की बात है, मैं शाम 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे, मतलब पहले क्या होता था, बजट नंबर 1 तो ये होता था, ये फरवरी के अंतिम दिन आपका आता था, 28 को है या 29 तारीख को, मतलब अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन फरवरी के अंतिम वीक में आता था। और ये कब आता था, शाम को आता था। तो ये प्रथाएं उसी समय और अंग्रेजी में आता था, तो ये सब चल रहा था। धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन किया हमारी गवर्नमेंटों ने, ठीक है। तो उसी क्रम में क्या हुआ, जब यहाँ 1999 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी भारत में, वित्त मंत्री थे जसवंत सिन्हा जी, ठीक है। जब वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा थे, उन्होंने शाम 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे बजट का प्रावधान रखा कि हो सकता है अंग्रेजों ने जब पेश किया हो लेट हो गए हो तो शाम को होता था, हम क्यों वही कुरीति में ढले रहें, मतलब एक हम लकीर के फ़कीर होके कैसे रहें, हम भी बदलें कुछ। उन्होंने क्या किया, शाम की जगह बोले सुबह लाएंगे हम बजट, तब सुबह आया 11 बजे, ठीक है। उस समय से क्या है 11 बजे बजट पेश किया जाने लगा। फिर 2017 ईस्वी में क्या हुआ, अरुण जेटली द्वारा क्या किया गया, हमने आपको बताया फरवरी के अंतिम दिन जो पेश होता था बजट, उसको सबसे पहले 1 फरवरी को 2017 में अरुण जेटली द्वारा लाया गया, ठीक है। अब क्या होने लगा, फरवरी के फर्स्ट दिन जो फर्स्ट तारीख होती है उसी दिन बजट को लागू किया जाने लगा या उसका विवेचन होने लगा, ठीक है। इससे पहले वो फरवरी का अंतिम दिन था। तो ये आपके पॉइंट बनेंगे डायरेक्ट। और एक और है, पहले क्या था, बजट जो होता था, आम बजट और रेल बजट दोनों क्या होते थे, सबसे पहले साथ में आते थे, ठीक है। सबसे पहले साथ में पेश किए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे, रेल सेक्टर पे किया था। पटरी बिछाई थी, रेलगाड़ियाँ लाए थे, क्योंकि उनको पता था यहाँ से कच्चा माल ढोना था, है ना। तो इसलिए रेल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उसके लिए व्यवस्था वित्त की ज़्यादा करनी पड़ती थी, तो उसके साथ डिफाइन नहीं हो पाता था सही से। तब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1924 ईस्वी में एक था आपकी अकवर्थ कमेटी, एक अकवर्थ कमेटी थी, उस कमेटी की सिफारिश पर इन्होंने 1924 ईस्वी में क्या किया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। क्या किया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। किस कमेटी की सिफारिश पर, अकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इन्होंने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। इसमें अल्बर्ट अल्बर्ट नहीं लिखा, अकवर्थ है, ठीक है।
अकवर्थ कमेटी के आधार पर इन्होंने क्या किया, इसको अलग कर दिया। अब क्या होता, 1924 के बाद चलता जाता क्रम से अलग ही होने लगे, दोनों अलग होने लगे। और इसके बाद अलग होते होते जब आपके 92 साल बीत गए, 92 ईयर्स निकल गए हैं, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसको एक साथ में कहीं फिर से, क्योंकि अब वर्तमान गवर्नमेंट रेलवे में इन्वेस्टमेंट कम करना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मॉडल लागू कर रही है, तो इसने सोचा गवर्नमेंट अलग से क्यों वित्त करे, इसको शामिल कर दो। तो एक बनी विवेक राय कमेटी, ठीक है, विवेक देव राय कमेटी बनाई गई। और विवेक देव राय कमेटी के आधार पर 2016 में इसकी सिफारिश आई, किसकी, विवेक देव राय कमेटी की सिफारिश पर क्या किया गया, इसको जो है आपकी सलाह से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा, दोनों को फिर से जोड़ दिया। इम्पोर्टेंट कमेटी हैं, एक है आपकी अकवर्थ कमेटी है जिसने क्या किया, अलग करवाया था। विवेक देव राय कमेटी है, इसने फिर से क्या किया, उसने फिर से अलग करवा, मतलब इसको फिर से शामिल करवा दिया। याद रखना कब किया, तो ये आपका 2024 में, हाँ उसको आपको पिछले जो किया था 1924 में, और ये 2016 में फिर से साथ में पेश किया जाने लगा। क्या, रेल बजट और आम बजट दोनों साथ में, ठीक है। तो ये आपके आम बजट इसी के साथ में रेल बजट शामिल हो गया, कब से, 2016 से। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए 2021 में सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी जो आती हैं, उन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया डिजिटल माध्यम से। उसमें पहले क्या होता था, पेपरों पे लिखा जाता था बजट, बहुत सारे पन्ने होते थे, वो एक बैग में चमड़े के थैले में रख के ले आए जाते थे, ऐसे सूटकेस की तरह पकड़ के। लेकिन अब की बार ये क्या किए थे, 2021 में उसी बैग में एक लैपटॉप या डाल के ले आई थी, बस उसको लेके आए और उसी को खोला, उससे ही प्रेस करने लगी, पढ़ के सुनाने लगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिटल बजट कब या पेपरलेस बजट कब हुआ लागू, 2021-22 का जो था वो पेपरलेस बजट था, याद रखना। इसके बाद है स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत का प्रथम जो बजट था वो किसने पेश किया, है ना, ये क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, तो आपके हैं के षणमुखम चेट्टी। कौन थे, या सेट्टी बोलते हैं, ठीक है, के षणमुखम चेट्टी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद क्या किया है, सबसे पहले इसको बजट को पेश किया है, ठीक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया, कितनी बार, 10 बार किया। तत्पश्चात फिर क्या होते हैं, पी चिदम्बरम ने 9 बार करते हैं, और प्रणब मुखर्जी जी इन्होंने भी 9 बार किया है, ठीक है। तो इन्होंने 9 बार किया है, जबकि इन्होंने मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया। सबसे ज़्यादा बार किसने किया, मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार जो महिला थी उन्होंने क्या किया, बजट पेश किया, वो कौन थी, इंदिरा गांधी। लेकिन वो उस समय प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का पद धारण किए थी, तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यकाल लिए हुए थी, इसलिए उन्होंने किया। अब क्वेश्चन ऐसा बनेगा, सर्वप्रथम किस महिला ने जो सिर्फ वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए पेश किया, तब होगा निर्मला सीतारमण। कौन होगा, निर्मला सीतारमण। और डायरेक्ट पूछ ले जाए, सर्वप्रथम वित्त जो है या कह सकते बजट किस महिला ने पास किया, तो इंदिरा गांधी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देना है। तो यहाँ है आपकी पहली बार महिला वित्त मंत्री द्वारा जो है आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है, लेकिन ये पीएम पद पर थी, याद रखना। कब किया, 1970 में, ठीक, 1970 में पेश किया था इन्होंने। इसके बाद सबसे छोटा बजट भाषण किसका रहा, ये भी पूछा जाता है, तो ये थे HM पटेल, और इन्होंने 1977 ईस्वी में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए सबसे कम मात्र 800 वर्ड बोले थे इसमें, ठीक है, 800 शब्दों में इन्होंने बजट को पेश किया था, सबसे कम, ठीक है। और सबसे अधिक आपको पता है, सबसे बड़ा बजट जो था निर्मला सीतारमण जी का था। कब किया था इन्होंने, 2020 को, जिसमें 2 घंटे और 49 मिनट ये भाषण दिए थे। बाद में इन्हें क्या हुआ था, बेहोशी के लक्षण आ गए थे, है ना, बोलते बोलते गिर गई थी माता जी, हैं। तो यही हुआ था, निर्मला सीतारमण जी क्या हुई थी, गिर गई थी। तो ये इन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था बजट का, वो दिया था 2020 में, ठीक। अब फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये अब आपका क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने कुछ आपको बताई हैं कि इसमें बजट की अब बातें कर ली हैं, जो इतिहास में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उसको अब हम जो नया तरीका आएंगे कि हम जैसे आगे आते हैं इसमें कि इस बार मिला क्या है, क्या क्या विवेचना की है बजट में, उस पर बात करेंगे कि वर्तमान जो बजट चल रहा है
उस बजट में हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ हम इस बजट के बारे में विशेष पॉइंट बताएंगे। जैसे कि इस बार जो है बजट किसने पेश किया 2022 का? निर्मला सीतारमण अपनी चौथी बार, अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद कुल बजट का व्यय कितना बताया कि हमें कितना खर्च करना है, ठीक है। इन्होंने कितना बताया कि हम कितना खर्च करेंगे, तो 10.6 लाख करोड़, है ना, 6 और 8 10.68 लाख करोड़ कुल इसका विवरण था, मतलब इतना हमें खर्चा चाहिए। अब इसमें से जो जीडीपी का कितना होगा, ठीक है, 4.1%, ठीक है। जीडीपी का कितना होगा? 4.1%, अर्थात जीडीपी होती क्या है? ग्रो जो आपकी होती है सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं हिंदी में, या ग्रॉस डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको जीडीपी बोलते हैं या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका कितना 4.1% बताया गया है इनके द्वारा कि हमें इतना खर्चा चाहिए। अब देखिए कि हमारी जो भारत की आर्थिक दर का अनुमान जिन्हें लगाया इस बार कितना रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हम अपना आर्थिक अनुमान लगाते हैं कि इतना हम कमाई कर लेंगे। जैसे हम पहले हमने बताया आपको, जो ग्रामेटिकल लोग होते हैं वो बता देते इस बार फसल हमारी लगभग 5 लाख की आएगी, 10 लाख की आएगी, अर्कल बाबा तो इतना आएगा, परमानेंट बाबा तो इतना आएगा, है ना। हर चीज़ के आंकड़े पहले ही से पता कर लेते हैं। जब पता कर लेते ऐसे ही इनने अनुमान लगाया कि हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी, अर्थात जो आर्थिक दर रहेगी, हम बढ़ेंगे जिस स्पीड से, वो कितनी होगी? 9.27% रहेगी, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कितनी परसेंट आर्थिक दर का अनुमान लगाया गया, तो 9.27% का अनुमान लगाया। अब बात करें पिछली दर हमारी रही कितनी है, हमने कितनी गेंद की, तो पिछली दर हमारी कितनी रही है? 6.9% हमने ये आपकी अचीव की है या प्राप्त की है ना। और जबकि पिछले के आंकड़े क्या थे कि पिछले हमें प्राप्त कितनी करनी थी, जब बताई गई थी 9.6 बताई गई थी, ठीक है। लेकिन वो प्राप्त कितनी कर पाए? 6.9%। जैसे अभी बताई 9.27 हम प्राप्त करेंगे, हो सकता है अगली बार हम कम भी कर सकते, ज़्यादा भी कर सकते। अब जो कंडीशन होती है, जैसे कि अगर कोरोना जैसा पीरियड आ गया तो कम है बेसिकली, है ना। कोई अच्छा पीरियड आ गया, फसल उत्पादन बढ़ गया, सब कुछ हुआ तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये सब इस पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने ये तो कह दिया। अब दूसरा काम क्या किया इन्होंने? राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी का, इन्होंने कह दिया हम कितना कर सकते हैं? 6.4%। याद रखना, इन्होंने राजकोषीय घाटा बताया 6.4%। अर्थात जो हम प्राप्त करेंगे, मान लो हम 1 लाख रुपया प्राप्त करेंगे, इसके बाद खर्च हम कितना कर सकते हैं? तो जितना प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा हमेशा खर्च किया जाता है, याद रखना। ये इनका रहता है, क्योंकि घाटे का बजट हमारे यहाँ पेश होता है, घाटे का, ठीक है। घाटे का बजट होता है, मान लो अगर 1 लाख रुपया हमारी प्राप्ति है तो हम 1.25 लाख खर्च करेंगे, घाटे का करते हैं, ठीक है। तो यही इनने कहा हम अधिकतम कितना जीडीपी का इतना घाटा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा घाटा नहीं करेंगे। लेकिन राज्यों को प्रतिबंध होगा कि वो 4% अपने यहाँ का जो घाटा रखेगा वो 4% कर सकता, बस इससे ज़्यादा घाटा में नहीं जा सकता राज्य। ये राज्य के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि सेंट्रल में कितना 6.4 तक का घाटा वो कर सकता है, ठीक है। इतना तक मान लो उसकी प्राप्ति है 1 लाख रुपया, तो उसका 6.4% अर्थात 1,06,400 रुपया खर्च करेगा, ये मतलब उसका कह दिया, ठीक है। तो ये उनका रहेगा। और राज्य कितना करेंगे? 1,04,000 ही खर्च करेंगे, बस, है ना, इतना होगा, 4% का घाटा करेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए हम टैक्स स्केल देखेंगे कि जो टैक्स है कितनी दर पर कैसे लगाया जाता है, ठीक है। उसका स्केल देखेंगे हम, किस आधार पर टैक्स को हम लगाते हैं या क्या स्केल रहा है। तो अब देखिए उन्होंने टैक्स स्केल पर कोई बदलाव नहीं किया, मतलब जो टैक्स लग रहा था उसी दर पे लगेगा, कोई बदलाव नहीं। और अगर कोई बदलाव नहीं होता है ऐसी कंडीशन में लोगों के प्रति हमेशा घाटा होता है। क्यों होता है? इतनी समझ विकसित करो। हम लोगों को ये लगता है जैसे मान लो उसने कोई परिवर्तन नहीं किया, टैक्स उतना ही लग रहा है, तो हम लोग बहुत खुश होंगे, भाई उतना ही टैक्स लग रहा है ना। तो ये लेकिन टैक्स लग रहा है, उसका घाटा है हमें कि टैक्स उतना ही लग रहा है या कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था। यहाँ बदलाव क्यों होना चाहिए थे? मान लो 2021 में, अभी जो 2021 साल चली है उसमें कितने, मान लो एक व्यक्ति कोई चीज़ या उसका खर्चा है, कोई चीज़ खरीदने गया 1,000 रुपए की आ रही थी। अब आपको पता है महंगाई बढ़ी,
महंगाई बढ़ी, उसने 2022 में क्या हुआ, वही चीज़ अब आने लगी 1200 रुपये आ गई। ठीक है, 1200 रुपये की आ गई वो चीज़। अब इसमें क्या हुआ, आपकी सैलरी यहाँ कितनी थी, आपकी सैलरी मान लो 30,000 थी। ठीक है, 30,000 आपकी सैलरी थी। अब 30,000 में से उसका मान लो 1,000 खर्च कर रहा था एक चीज़ पर, और तो अदर हो गया, यहाँ उसी का 1200 खर्च करने लगे, ज़्यादा खर्च कर रहा है ना। और टैक्स स्केल क्या है, इसके हिसाब से अगर 30,000 आपकी इनकम है तो एनुअल इनकम कितनी बनेगी, वार्षिक 36, कितनी बन जाएगी, 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 बन रही थी। अब उनने क्या कह दिया, इस पर जो टैक्स लगेगा 3,60,000 तक, यानी कि उसने कह दिया रखा था कि जो 2.5 लाख तक के हैं वो फ्री थे, 2.5 के बाद 5% लगना था, वही लग रहा है। अब यहाँ महंगाई तो बढ़ गई, खर्चा हमारे बढ़ गए हैं, लेकिन उनने दर पे उसी पे टैक्स लगा रखा है। ये नहीं किया कि 5 लाख तक के फ्री कर देते, भाई करना चाहिए था ना, महंगाई बढ़ रही है, हम वो चीज़ इतने में ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारा तो जा रहा है ना, तो हमें इतना क्या टैक्स से बचाना चाहिए था ना। तो अभी जो 2.5 लाख तक का फ्री था या 3 लाख तक का, अब हमें 5 लाख तक करना चाहिए था ना फ्री। तो इसका घाटा होता हमेशा अगर गवर्नमेंट इसमें चेंजमेंट नहीं करती। और 3 साल से यही चल रहा है, ये कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, हमेशा वही रख देते हैं। इससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी ये मतलब टैक्सेशन पर कोई भी बदलाव नहीं कर रहे, कराधान में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आम लोगों को देखने में तो अच्छा लग रहा है, कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन ये हमेशा नकारात्मक होता है लोगों के प्रति। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो पूरा होता ही है। ठीक है, जिसकी भी इनकम अच्छी ठीक ठाक है उनके लिए हमेशा, और जिसकी ज़्यादा इनकम है उन्हें फ़ायदा है उनकी, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ जो अधोगामी टाइप का टैक्स लगता है, टैक्स के कई टाइप्स होते हैं, हम पढ़ाएंगे हम इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो उसमें अधोगामी टैक्स होता है, एक निश्चित सीमा तक जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद रुक करके फिर सेम हो जाता है टैक्स। मतलब मान लो उनने कह दिया 20 लाख तक तो कुछ बढ़ता जाएगा, मान लो एक से उनने सीधी इधर रख दी, तो वो इसमें बता देते हैं। मान लो उनने कह दिया जो आपकी 2.5 लाख है इनकम, वहाँ तक 0% हो गया। 2.5 लाख मतलब नथिंग। 2.5 लाख क्या होती है भाई, इतना तो खर्चा होता है व्यक्ति का, एक परिवार का। ठीक है, उसमें नथिंग कर दिया उनने। दूसरा कर दिया, जो 2.5 लाख से 5 लाख कमाएगा उसको 5% देना होगा टैक्स। ठीक है, इसके बाद 5 से 5.5 कमाएगा उसको 10% टैक्स देना होगा। इसके बाद जो कमाएगा कितना, अर्थात 7.5 से 10 लाख उसको 15%, और इसी प्रकार यहाँ आते आते हर 2.5 लाख 5% बढ़ा दिया, यहाँ 30%। अब इनने कांस्टेंट कर दिया। अब जिसकी 1 करोड़ इनकम है उसको भी 30% भरना पड़ रहा है, और जिसका 15 ही लाख है उसको भी 30% भरना पड़ रहा है। तो इसमें फ़ायदा किसको है, इसके बाद जो ज़्यादा इनकम होगी उसको फ़ायदा है ना, क्योंकि जहाँ जिसकी 50 करोड़ है इनकम उसका 30% तो जाना है, वहाँ और बढ़ाना चाहिए था टैक्स। ठीक है, तो ये मतलब यानी कि इस प्रकार की टैक्स व्यवस्था लगा रखी है गवर्नमेंट ने, जो अभी लागू है, और इसी को बार बार फिर से लगा देते हैं। ठीक है, कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, फिर से उन्होंने वही लगा रखी है, जो टैक्स की व्यवस्था थी वही लगा दी कि इतने से इतने तक का फ्री कर दिया। एक यहाँ एक ऑप्शन कर दिया, जो वृद्ध है 60 साल से जाना है उसको 3 लाख तक का फ्री कर दिया, बस और नहीं किया कुछ। ठीक है, वो पहले ही से था तो वही कर दिया। अब एक बात और कर दी गई इस बार, इस बजट में एक बात और कर दी गई कि क्रिप्टो करेंसी पर भी कितना 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ये बात की गई है। देखिए क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, सबसे पहले हम लोग शेयर मार्केट में जाते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में कुछ डिजिटलाइज मुद्रा का यूज किया जाता है। ठीक है, उनको ही क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, हम अपने शेयर किसी में लगा दिए, उसके बाद शेयर हटाए दूसरे में लगाए, उससे जो इनकम आई उसका अब 30% लेंगे। मतलब जो उस पर नहीं लग रहा था टैक्स, उसका भी इनने कह दिया जो क्रिप्टो करेंसी होगी उस रुपए पर भी हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। अर्थात जो होगी डिजिटल मनी, मान लो एक हिसाब से वो हम एक जगह से लेके दूसरी कंपनी में लगा रहे हैं, तो जो हमें फ़ायदा हो रहा है, मान लो हमने शेयर खरीदे 5 लाख रुपए के, अब वो हमारे बढ़ के हो गए 10 लाख के, 10 लाख के जैसे हुए या 15 लाख के हो गए, तो जो 15 लाख के हुए 10 लाख की हम फ़ायदा हुई, उसका 3 लाख के ले लेगी गवर्नमेंट, है ना। अभी ऐसा नहीं था प्रावधान, भाई हम रिस्क पे लगा रहे हैं, हमारे जा भी तो सकते हैं, है ना, लेकिन हाँ देंगे नहीं, देने का कोई प्रावधान नहीं, लेने का है। समझ रहे, जो इनकम होगी इनकम पे लगता है ना, इनकम पे लगाया 30% सीधा सीधा, जो आपका है क्रिप्टो करेंसी पर जो प्रॉफिट होगा उस पर 30% लगाएंगे, घाटे पे कोई नहीं लगता। घाटे में आपके 5 लाख जा रहे, जाने दो। ठीक है, जब फायदा हुए उस पर 30 आपको 3 लाख ले लेगा। 15 लाख अगर हो रहे हैं तो आपको कितना 10%, अगर 10 लाख का फायदा हो रहा है उसका 30% ले जाएंगे वो, याद रखना।
ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ होगा। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कर दी, क्या कर दी, 2023 तक आरबीआई क्या करेगी, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, ठीक है। ये भी बात की है इन्होंने, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी जो होगी वो लॉन्च होगी कब तक, 2023 तक। कैसी डिजिटल करेंसी, कि आपके पास रुपए होते हुए भी नगद मुद्रा नहीं होगी। मतलब क्या होगी, जैसे आज हम लोग पेटीएम का, फोन पे का यूज करते हैं, उसमें क्या है, डिजिटल मनी का ट्रांसफर करते हैं। अभी हमें जो एटीएम कार्ड मिलता है उसमें हार्ड मनी भी मिलती है, डिजिटल मनी भी मिलती है, दोनों मिलती है। हम जब चाहें नोट भी निकाल लेते हैं, जब चाहें वो, लेकिन फिर ऐसा प्रावधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस रूप में मान लो अभी जैसे हमारे यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, मान लो 500 लोग कार्ड रखते हैं, एक एग्जांपल है, ठीक है। 500 लोगों ने क्या किया, एटीएम कार्ड का यूज कर रहे हैं, है ना, एटीएम कार्ड का यूज करके रख रहे हैं। अब इसमें से उसमें मान लो 500 लोगों के अकाउंट में 5 लाख एवरेज, मान लो हमने कहा 5 लाख क्या हो गए, 5 लाख रुपए जमा हैं। तो 5 लाख रुपए तो जमा है, वहाँ में से कुछ लोग मोबाइल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब नगद लेके दूसरे को दे रहे हैं निकाल के। तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, आरबीआई को पूरा 5 लाख रुपया छापना पड़ता है ना, क्योंकि हो सकता 500 लोग निकालने चले जाएं, तो उतनी व्यवस्था तो करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पूरा इतना मुद्रा जितनी है, अकाउंटेड मुद्रा जितनी काउंट है उतनी छापनी पड़ती है। अब ऐसा क्या हो जाएगा, वो सीधा ये कर देंगे डिजिटल मनी। उसमें क्या होगा, वो सिर्फ एक लिमिट लगा देंगे कि मतलब इतने हद तक करेंसी ही छापो, 5 लाख पूरी नहीं छापना, ओनली 100 ग्राहकों के लिए। मतलब एक होगा कि एक बार में या एक दिन में आप इतने से अधिक, धीरे धीरे करते आ रहे हैं, है ना, इतने से अधिक रुपया नहीं निकाल पाओगे इस, हैं, हाँ। तो इसीलिए तो अब वो धीरे धीरे पूरी एप्लॉय कर देंगे ना, तब तक ये बंद करवा देंगे फिर रुपया छापना, फिर आप मोबाइल से ट्रांसफ़र करते रहो, है ना। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट करना है, यहाँ से वहाँ करिए, वहाँ से यहाँ करिए, इलेक्ट्रॉनिक तो भेजना है बस। नहीं पता हो इस चीज़ के बारे में, फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए एटीएम की सुविधा ही वो बंद कर देंगे भाई। जो ज़्यादातर अभी 70% कर लेंगे वो अकाउंट, सबके अकाउंट खुलवा दिए गाँव में, तुम्हें पता है ना। फ्री अकाउंट किस लिए खुलवाए गए, जीरो बैलेंस, इसी सब के लिए भाई। फ्यूचर प्लान लेके आती है गवर्नमेंट, है ना, फ्यूचर में धीरे धीरे लॉन्च करेगी, आपको मोड़ती जाएगी उस ओर, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ मोड़ रहे हैं। धीरे धीरे शिक्षा की पॉलिसी भी वैसे ही मोड़ देगी आपको, ठीक है। और आप में से ही कुछ लोग लालच दे के लगा देंगे, सबको समझाओ। जितने पोस्ट ऑफिस वाले थे सबको कह दिया गांव-गांव में जाओ समझाओ। महिलाओं को लगा दिया, एक मोबाइल दे दिया, 6,000 रुपया पर महीना दे रहा है, बोले जाओ घर घर जाके अकाउंट खोलो, उन्हें समझाओ। तो जो अनपढ़ महिलाएं वो भी ट्रांजैक्शन में काम करने लगी। ये लगा रखी है, एक सखी नाम से कोई नाम है, गांव में अभी लॉन्च हुई थी, है ना। उनको एक मोबाइल मिला है और 3-4 हज़ार 6,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, उसमें इनका यूज हो। तो वो क्या करेंगे भाई, जाएंगी हर महिला के पास जाएंगी, जो अनपढ़ होगी नहीं होगी, उनके घर में बच्चे होंगे उन्हें सिखा देंगे, या उनका कोई गार्जियंस होगा उसे सिखा देंगे। समूह नहीं, समूह एक अलग हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग चीज़ होती है। एक मतलब सहायक सखी नाम से कोई एक निकली थी वैकेंसी, उसमें हर गांव में एक महिला के लिए निकली है। उसमें एक मोबाइल सरकार दे रही है और कुछ रुपए दे रही है, ताकि आप स्टार्ट कर लो एक बैंकिंग के तौर पे, बैंक के सहायक बन जाओ, सहायक, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको अकाउंट खोलना मोबाइल से, सब महिलाओं के, जिसको कुछ आता नहीं उसे कुछ सिखा देना, बस इतना है ये काम। तो ये करवा रही है, तो उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे ये आपकी करेंसी लागू कर देगी। नगद नोट हो गए उसको सर्कुलेशन से बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है, ये रहता है, ठीक। अगली बात करते हैं, तो यहाँ इन्होंने टैक्स की जो दरें थी, कराधान था, उन पर किसी प्रकार का भी बदलाव इन्होंने नहीं किया है। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट है, देखिए 15 लाख से अधिक पर कितना प्रतिशत टैक्स है। आप चाहे वो 20 लाख कह दे, चाहे 16 लाख कह दे, जितना होगा सब पर इतनी % लगेगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। अब देखिए कुछ स्कीमों में इन्होंने किसको क्या, कोई मतलब ऐसे हैं जी डायरेक्ट किससे संबंधित कौन सी स्कीम है ये पूछे जाएंगे। तो कौन कौन स्कीमें लॉन्च करने वाला है फ्यूचर में, या क्या प्लान है, तो उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आने वाला है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। इन्होंने कहा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च होगा, किसके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और इसमें आपकी बताएंगे 300 टेल मार्केट हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। क्या होंगे, हाँ 23 है, ये 23 हैं, 23 जो है आपके टिल मार्ट जो आपके होंगे मार्टल हेल्थ सेंटर, मतलब कुछ ऐसे हेल्थ सेंटर, मेंटल मतलब दिमाग से संबंधित मेंटल हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। और मेंटल
सही नहीं लिखा वो, इसके मतलब यानी कि जहाँ लिखा है जिसमें उसमें थोड़ा गड़बड़ करती है। हाँ, तो मेंटल है, मेंटल अर्थात क्योंकि आपको पता है कोरोना काल आया जब से लोग मेंटली ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ये बताई गई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जब से कोरोना की प्रवृत्ति आई है, एक तो नंबर एक ये हो रहा है कि लोगों के मेंटली ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, उनमें डिसऑर्डर पाए जा रहे हैं। दूसरी क्या हो रही है, बच्चों का स्कूली शिक्षा पर नकारात्मक पूरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसमें मतलब ये 2-3 चीज़ें बहुत गलत हो रही, तो इसके लिए उन्होंने कह दिया पीपीपी मॉडल पर 300 क्या होंगे, मेंटल सेंटर, हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ सेंटर पीपीपी मॉडल पर्सनल, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होगी उसके आधार पर, मतलब इसमें अपने लोकल के लोग रुपया लगा के खोलेंगे, आप जाइए इलाज करवाइए। ठीक है, ये दिमाग में जिसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही, कोई और हो रही है, वही वाली मेंटल है। हाँ, वही वाली मेंटल है। ठीक है, और एक डिजिटल जो आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसको भी लॉन्च किया है। इसके तहत आपको इलाज से संबंधित बातें, और यही आपको पता है कि जो CHO वगैरह बनाए जाएंगे, है ना, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो डॉक्टर होते हैं वो गांव में जाना नहीं चाहते हैं, उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट मिल रहा था कि हर गांव में एक डॉक्टर MBBS रहेगा, लेकिन MBBS ने मना कर दिया गांव में जाने के लिए। तब इनने क्या किया, CHO का प्रावधान लेके आए हैं, और इसमें ये बताया कि जो नर्सें होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी डॉक्टर की तरह, और ट्रेनिंग दे के फिर उन्हें गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र बना के दिया जाएगा, उसका नेतृत्व वो करेंगी, उनको 24 घंटा वहाँ रहना होगा। ये CHO के लिए हो गया। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसीलिए बनाया जा रहा है। जो BSc नर्सिंग किए हैं बच्चे उनके लिए, ठीक है, और CHO के लिए एलिजिबिलिटी ज़्यादातर तो यही रखी है उन्होंने। हाँ, GNM वाले लेकिन CHO में नहीं होंगे, वो नर्सिंग में जाते हैं। CHO में भी है, हाँ, तो देख लेना अगर ऐसा प्रावधान हो, लेकिन BSc नर्सिंग वाला क्योंकि वो डिग्री होल्डर होता है ना, तो वो ज़्यादा रहता है। BSc नर्सिंग भी बैचलर डिग्री है और MBBS भी बैचलर डिग्री है, वो उसके समतुल्य है, समझ रहे हैं। BSc नर्सिंग जो है आपकी क्या है नहीं, फ़र्क होता है, लेकिन इसको ये मना लिया गया है कि वो डिग्री तो है ना, जैसे चाहे BA करो या BSc करो, ग्रेजुएशन है, लेकिन अंतर तो बहुत होता है ना भाई। BTech कर रहे हो वो अलग चीज़ हो गई, और BA कर रहे हो अलग चीज़, लेकिन क्या है, समान डिग्री मान ली जाती है ना, ग्रेजुएशन मान ली, वही हो गया। इसके बाद है रोजगार। आप सब लोग पढ़े हो, आप लोग नहीं समझोगे, एक एक में बता दोगे ये कौन होगा, ये कौन होगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा कि हम उसको समझ लेंगे, नहीं समझेंगे ना। अगर BAMS है तो हम उसको BAMS की तरह देखेंगे, हैं MBBS है तो उसकी तरह देखेंगे। वो जो अनपढ़ हैं बेचारे, उनके लिए तो सभी डॉक्टर हैं भाई, जो उनकी हेल्प करे। आप पहुंच जाना, कुछ बताना नहीं, और जाना इंजेक्शन वगैरह लेके जाना, और थोड़ी फर्स्ट ट्रीटमेंट कर देना। इतना आता है पढ़े लिखों को, सबको फर्स्ट ट्रीटमेंट करना, ड्रेसिंग कर देना, है ना। अब वो क्या, आपको डॉक्टर ना बोले तो कहना, है ना, बोलेंगे ना, तो इतना तो डॉक्टर हर कोई बंदा, और होना भी चाहिए। हमें तो ये लगता है कि भारत की जो नई शिक्षा नीति आई उसमें कुछ नहीं किया गया, कम से कम उसमें नहीं है तो हाई स्कूल या 12th स्टैंडर्ड तक तो एक फर्स्ट ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग, एक कोर्स रखना चाहिए था, है ना, एक डिफेंस का रखना चाहिए था, इतना होना चाहिए था शिक्षा को अगर अच्छा लगाना है। इजराइल की सहन करते हो कि छोटी सी देश ने बहुत कुछ कर लिया, हम इजराइल से सीख लें। अरे भाई, उससे सीखना है तो उसके सारे नियमों को सीखो, उसकी शिक्षा को सीखो, है ना। हाँ, जो मतलब इंटर के मतलब हाई स्कूल के बाद तो ट्रेनिंग तो दी जाती है ना, डिफेंस NCC वाले को दी जाती है डिफेंस, उसको प्रत्येक ईच व्यक्ति को लागू करो ना भाई। उसमें सीटें इतनी हैं, लड़के पहुंचते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पाती है। ठीक है, ईच के लिए करो, प्रत्येक व्यक्ति को कि वो सब्जेक्ट डिफेंस पढ़ने को भी मिलेगा, और 1-1 घंटे उसके लिए दिया जाएगा फिजिकल के लिए। ट्रेनिंग भी बताए, हथियारों के नाम बताए जाएंगे, कौन सा वीपॉन्स कैसा है, कौन सा वीपॉन्स कब चलता है, कैसे हिसाब से चलता है, तो उसे नॉलेज रहेगा, है ना। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, उनने कहा 60 लाख नई नौकरियां देने की बात की गई है। देंगे नहीं, बात की गई है, ठीक है, समझ रहे हैं, बात की गई। कितनी, 60 लाख नई नौकरियां, और किस में देंगे ये भी बात नहीं की गई है। नहीं नहीं नहीं, ये भी बात नहीं की गई। ये भी कह देंगे हो सकता है रिलायंस ग्रुप में निकल आएंगी 2-4-10 लाख, कुछ टाटा में निकल आएंगी, मतलब PPP मॉडल में कहीं भी लग सकते हैं, है ना। नहीं होगा तो पकौड़े तलने वाला रोजगार भी गिन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी है। आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं कराधान की, बात करते हैं हम, टैक्सेशन।
अब मतलब जो हमारा वित्त आया है, मान लो जितना है, तो सबसे पहले देखेंगे कराधान में होता क्या है। कराधान में ऐसी व्यवस्था की जाती है जहाँ पर वित्त रखा जाता है, मतलब यानी कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कितना ले जाना है, इन सब का मसौदा होता है। ठीक है, यही होता है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पैसा कहाँ से कितना आता है, उस अनुसार बांट दिए गए हैं, उनको हम पहले समझ लेंगे। तो पैसा कहाँ से कितना आ रहा है पहले, फिर कहाँ कितना जाएगा, ये बात करनी होगी। तो आने के रूप में देखेंगे तो जो जितना पैसा आएगा, वित्त आयोग और अन्य संस्थाएं हैं 10%, ठीक है, और केंद्रीय प्रायोगिक स्कीमों में कितना 9%। ये हम बता दिए कि इससे हमें इतना देना है, पहले अधिपात देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कितना, फिर अन्य जो व्यय होंगे खर्चे, वो हमारे 9% जाएंगे। इसके बाद रक्षा में 8%, इंपॉर्टेंट ये पूछना, रक्षा में कितने प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है, 8%। ठीक है, इसके बाद में सब्सिडी में 8%। अब चाहे वो आपकी गैस सब्सिडी हो, सिर्फ अकाउंट में हो, बाकी ना हो, है ना, ये आपकी। इसके बाद पेंशन में 4%। ठीक है, पेंशन में 4%, जो लोग रिटायर्ड हो गए उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, इन सब में कितना कितना प्रतिशत जाना है, ये बात की गई। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है कुछ आपके उल्टा हो गया ना, एक मिनट, सीरेज गलत लगा है। पहले इसको समझो, यहाँ से समझिए कि जो कारपोरेट जो है आपके सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। कंपनियों पर लगने वाले कर को 12% से 7% कर दिया जाएगा, है ना। इसमें फ़ायदा लग रही, सब लोग मिलके एक कंपनी खोल डालो, है ना। तो इतना करना है, क्या है, कंपनी में 12% से घटाकर 7% हो गया जो निगम कर लगते हैं, कारपोरेट टैक्स, ठीक है, उसमें। और गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज इतने से घटाकर इतना, मतलब जो गैर सूचीबद्ध हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, साधारण हो गए हैं, जो आपके सूक्ष्म लघु उद्योग के तहत बनाए गए, उसमें इससे घटाकर कितना 23% किया गया, क्योंकि इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। आपको मतलब उधार भी पैसा दे देती है, आप सूक्ष्म उद्योग लगाइए, है ना। तो इन सबको। नेक्स्ट है सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी। अब देखिए कि किस में किसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, मतलब पैसा कहाँ से कितना आता है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कितना आता है पहले हम बात करेंगे। मान लो हमारे घर में कितना पैसा आ रहा है, पहले ये देखना है, तब तो हम खर्च करने की व्यवस्था सोचेंगे। तो पहले हम देखेंगे कितना पैसा आ रहा है। सबसे अधिक आता है उधार और अन्य देयताओं से। हमने जो दे रखा है उधार, किसी देश को पैसा दे दिया या आप लोगों को लोन बांट दी, उनसे कितना आएगा, तो सबसे ज़्यादा 35% वहीं से आता है। 35% उधार जो दिया गया होता है वहाँ से हमें पैसा मिलेगा, इसका ब्याज वो 35% आ रहा होगा। इसके बाद फिर हमें जीएसटी से 16% मिलता है। जब से जीएसटी लागू हुआ, कब से, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तो 16% जो पैसा है जीएसटी से आ रहा होता है। नेक्स्ट है निगम कर। अगला देखिए, पहले सबसे ज़्यादा निगम कर से आता था, अब जीएसटी पहले आ गई, ये याद रखना। पुराना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें निगम कर सबसे पहले दिया गया होगा, ठीक है। अब निगम कर से ज़्यादा पैसा जीएसटी से आने लगा है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे निगम कर अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स, जो घटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 15% आते हैं। नेक्स्ट है आपके आयकर, तो जो इनकम पर लगने वाला टैक्स है सेम उतने ही 15%, दोनों बराबर हो गए, इतना ही इससे आने लगा। अब याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, यही था सिक्वेंस उल्टा था ना, यहाँ ये, ठीक है। इसमें क्या है, अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जो मतलब सेंट्रल के प्रोडक्ट बनते हैं उससे 7% होगा, ठीक है। गैर कर राजस्व से आएगा, मतलब जो है और कर दिए हैं तुमने जिसका राजस्व है उससे भी प्राप्त होगा। और कस्टम ड्यूटी टैक्स जो लगता है आपका बंदरगाहों पर, वहाँ से 5% आएगा। इसके बाद गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ, मतलब जो अन्य प्राप्तियाँ हैं जहाँ रखी हुई उनको बेचने में, उनसे गिरवी रखी हुई उनसे प्राप्त होता है 2%, ठीक है। ये सब क्या होगा, इतना हमारा आने की बात की गई। सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा, नहीं, उधार दिए गई, ठीक है, उधार दिए गए से आएगा इस 35%। फिर आएगा दूसरे नंबर पे जीएसटी 16%। फिर आएगा आपका निगम कर 15%। फिर आएगा इनकम टैक्स, है ना,
15%, यही इतना याद रखना है, वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सरकार खर्च कहाँ करेगी, कितना। ठीक है, खर्च करने की बात करेंगे तो ब्याज जो हम भी तो उधार ले रहे हैं विश्व बैंक कहीं किसी से कहीं किसी से, तो सबसे ज़्यादा हमारा लोन चुकाने में जाएगा, या मतलब भारत सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा कर को जो आपने ले रखे हैं ब्याज की भुगतान में। ठीक है, क्योंकि घाटे का हमारे यहाँ बजट हो रहा है, ब्याज बढ़ता ही जा रहा है या हम लोन लेते ही चले जा रहे हैं, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ 20% देते हैं, अपनी कुल जितना हमारे पास आ गया उसको देना है, उससे हम 20% देंगे इसमें। नेक्स्ट है करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, मतलब राज्य को कितना देंगे हम, जो हमें प्राप्त भई 17% राज्यों में बांटेंगे हम। ठीक है, जीएसटी वगैरह हमने लेकर रख लिया, अब हमें राज्यों को भी तो देना है, तो राज्य को देंगे फिर 17%। फिर नेक्स्ट केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय की हो, शिक्षा मंत्रालय की हो, चाहे आपकी स्वस्थ भारत मिशन हो, है ना, इन सब में स्कीमों में चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, इन सब में जो जाता है, इतनी स्कीमें चल रही हैं, उज्ज्वल योजना हो, इन सब में कितना जाएगा, 15% जाएगा। ठीक है, जो स्कीम किस में जाएगा, 15%। नेक्स्ट आता है ये है। ठीक है, यहाँ अब इसमें है वित्त आयोग और अन्य अंतरण, मतलब जो वित्त आयोग है और भी आपके आयोग हैं उनमें जो खर्चा किए जाते हैं उनमें कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, उसमें कितना होगा, 10% होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय प्राप्त, जो आपके प्रायोजित स्कीम है उसमें 9%, जो सेंट्रल की कुछ प्रायोजित स्कीमें नहीं बनाई जा रही कि उनको लागू करेंगे, है ना, उसके लिए कितना 9% का प्रावधान रखा है, तो 9% उसमें करेंगे। नेक्स्ट है अन्य व्यय, मतलब अन्य में हो जाता है कुछ और ज़रूरत पड़ी तो उसमें हो सकता है कोई रोग वोग आ गया, है ना, कोई महामारी फैल गई, तो उन सब के लिए 9% खर्चा बचा लिए। नेक्स्ट है रक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, रक्षा में कितना होता है, 8%। ठीक है, याद रखना, रक्षा में कुल आपके जितना भी हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं उनका 8% रक्षा में करेंगे। ठीक है, और रक्षा की बात करें तो रक्षा में भारत जो है तीसरे नंबर का इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है। सबसे पहले यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरे नंबर पे भारत है, याद रखना, चौथे पे रूस है। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है, उसमें क्या है, रक्षा में तीसरे नंबर पे इन्वेस्ट करता है कौन, भारत करता है, याद। इसके बाद में अगला है सब्सिडी, 8% सब्सिडी में देंगे। ठीक है, कई प्रकार की स्कीम में सब्सिडी दी जाती है, वहाँ 8%। ठीक, जैसे मान लो किसानों के लिए कोई उन्हें हल वगैरह खरीदना है, या मान लो इसके बाद ट्रैक्टर खरीदना, उसमें सब्सिडी देते हैं, ये सब है ना, तो 8%। और पेंशन में 4% होती है, जो आपके रिटायर्ड व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं, इन सबको पेंशन के लिए 4% का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आपका टैक्सेशन क्या होगा, जाएगा। इसमें आपको पेंशन में कुछ वजीफा भी लगा देंगे, वो वहाँ राज्य का विषय बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों को कहाँ पेंशन, तो पुराने तो अभी है ना, आर्मी वाले होंगे उनको देना होगा। अब देखिए थोड़ी हम डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन करेंगे कि किस सेक्टर में क्या क्या करने की बात की गई है। अभी हमने स्वास्थ्य को पढ़ा है, रोजगार को पढ़ा है, अब इसके बाद हम डिफेंस को पढ़ेंगे। डिफेंस में क्या बात की गई है, कुल खर्च किया है इन्होंने डिफेंस में, कितना कुल है, 5.25 लाख करोड़, इतना डिफेंस में जाएगा, जो 8% होगा, समझ रहे, जो कितना होगा, 8% होगा, खर्चा बताया है 5.25 लाख करोड़। इसके बाद पिछला कितना था, तो पिछला किया गया था 4.78 लाख करोड़, पिछली साल खर्च करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये पिछला है, ये साल है, मतलब बढ़ा के भेजा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें बात क्या क्या हुई, तो इसमें पॉइंट हो रहा है, सबसे पहले वोकल फॉर लोकल की बात की गई है, मतलब वोकल फॉर लोकल स्कीम को लाया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो भी चीज़ बनाई जाएगी वो कहाँ, भारत के ही लोगों द्वारा या भारत में ही बनाने की बात की गई है, इसको ही बोल दिया वोकल फॉर लोकल। मतलब यही होता है, जो भी प्रोड्यूस करना है, रक्षा के क्षेत्र में बनाना है, मिसाइल हैं, कुछ हैं, तो लोकलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, यहाँ के लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ की कंपनियों को बढ़ावा। और इसमें बात की गई है कि जो 86% है, आपकी 68% है, 68% खरीदारी जो होगी भारत के द्वारा, कंपनियों द्वारा बनाई गई चीज़ को ही खरीदेंगे, ये बात की गई। ठीक है, तो कितनी है आपकी है, 68% को कौन, भारत में जो बनी चीज़ें हैं उसको खरीदने की बात की गई है, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से। ठीक,
नेक्स्ट है रक्षा उपकरण देश में बनेंगे। देखो यही बात की गई है, रक्षा उपकरण है ज़्यादातर देश में बनाने के बाद। नेक्स्ट है भारत दुनिया में तीसरा नंबर का सैन्य खर्च करता है, हमने बताया अभी। ठीक है, सबसे पहले कौन करता है? यूएसए, जो अपनी जीडीपी का 3% करता है। ठीक है, और ये फिर इसके बाद चीन करता है, इसके बाद भारत करता है, चौथे नंबर पे रूस करता है। याद रखना, चौथे नंबर पे रूस करता है। ठीक है, भारत तीसरे पे करता है, चौथे पे रूस करता है। ये आपका ठीक है, ये चौथे पे करता है, चौथे पे रूस करता है। ये भारत आपको, भारत ने पता है इस बार 8% करने की बात की गई है। अगला है, अब देखिए शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शिक्षा पे क्या है कि क्या मिल रहा है आप लोगों को, हम लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो बात करें तो इसमें आपका है एक क्लास, एक टीवी चैनल, 12 से बढ़ाकर 200 चैनल होंगे। क्या बात कर दी है, कितना अच्छी चीज़ दे दी। अभी जो शिक्षा से संबंधित 12 चैनलें आती हैं, ठीक है, उन्हें देखो, उनको कह दिया पीपीपी मॉडल लागू करके वहाँ हम 200 चैनलों को उतारेंगे। चाहे आप बीटेक के लिए पढ़ रहे हो तो अलग चैनल खोलना, चाहे आप अगर टीचर के लिए पढ़ रहे हो तो अलग चैनल खोलना, है ना। और 1 से लेके 12 तक की जो क्लासें थी उनकी जगह अब कितनी 200 क्लासें हो जाएंगी। ठीक है, वो आपकी 200 चैनलों की बात कर दी है। और इसके प्रधानमंत्री ई विद्या योजना बनाई जाएगी। पूछा जाएगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना किससे संबंधित है, तो चैनलों को बढ़ावा देना। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में 200 चैनलों को बढ़ावा देना, ये आपकी हो गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ये पूछी जाएंगी योजनाएं आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये लॉन्च होंगी उस समय और करंट बनेगा इनका। ठीक है, याद रखना, अभी इसकी झलक आ जाती है, बाद में सब पूरा आपको मिलेगा उसका। अगला है व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी जो कैसी, कॉमर्शियल जो होगी एजुकेशन उसको बढ़ावा देगी, व्यापारिक शिक्षा। ठीक है, तो इसके लिए एक यूनिवर्सिटी, जैसे पिछली बार की गई थी खेल यूनिवर्सिटी की बात, तो बन गई है, कहाँ बन गई है, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन गई। ऐसे ही इसमें कर दिया। ठीक है, इस बार कौन सी होगी, व्यापारिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी। अगला है 2 लाख आंगनबाड़ियों से क्या होगा, सोलर एनर्जी का व्यवस्था, जो आंगनबाड़ी होंगी उसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, उसी से लाइट बन के वहाँ यूज में आएगी। ठीक है, तो वो उसको आपको बता दी गई 2 लाख आंगनबाड़ियों में। अब देखिए क्या है नेक्स्ट है, नल से जल योजना। मतलब जो नल से जल योजना आम आदमियों के लिए है, इसमें क्या है, इसके लिए कितना 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा नल से जल योजना में। और इसमें क्या होगा, नदियों को मिलाने से संबंधित है। इसके तहत एक प्रोडक्ट मिल रहा है, हमने बताया प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक, है ना। इसके लिए 44,605 करोड़ का प्रावधान किया गया केन नदी को बेतवा नदी से मिलाने के लिए, ताकि ये आपको हमने बताया था एक अमृत क्रांति पढ़ाई थी ना। अमृत क्रांति क्या है, नदियों को मिलाना। ये कब, अटल जी द्वारा 1999 में लाई गई थी अमृत क्रांति, उसी का प्रोजेक्ट है, उसी का प्रोजेक्ट इसमें लागू कर रहे हैं। मतलब इसमें केन को बेतवा से मिलाया जाएगा, केन बेतवा लिंक बनाएगी। उसमें क्या है, क्योंकि बुंदेलखंड जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र बताया गया, तो उसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी मिलाया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड की भूमि तक आराम कृषि के लिए पानी होगा और पीने के लिए पाइपलाइन व्यवस्था होगी। ठीक है, ये बात इसमें की गई है। ठीक है, बिछ रही है ना, जो जल आपके गांव में, हमारे गांव में सब जगह बिछ रहा है बुंदेलखंड में, वो जल इसी में है ना। तो उसकी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाए। केन बेतवा लिंक, इतना पैसा पास हुआ, इसका पैसा याद रखना। ठीक है, यूपी की है, यूपी में हो रहा है, इतना पैसा याद रखना इसका, 44,605 करोड़। ठीक है, यूपी में और बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला है, अब रेलवे सेक्टर में बात करते हैं। रेलवे में बात करें तो कौन कौन सी स्कीमें लाई गई हैं, तो नंबर 1 आती है गति शक्ति स्कीम। मतलब गति शक्ति यानी गति को बढ़ाना, पहले तो शक्ति हो गई। गति शक्ति स्कीम 3 साल में 100 करोड़, क्या होगा, कार्गो टर्मिनल। ऐसा इसमें कह दिया 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। ठीक है, कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, जो लाने होती है ना, वो लाने उन पे जो अभी ब्रेकिंग व्यवस्था चलती है, उन व्यवस्थाओं को हटा करके कार्गो बना दिया जाएगा। कार्गो टर्मिनल पॉइंटेड किए जाएंगे, कितने, 100। ये बात कर दी। नेक्स्ट है 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेन। इंपोर्टेंट, वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले कब चली, 2018 में। कहाँ से कहाँ पढ़ाया है,
अच्छा कमेंट्स में लिखना जब यूट्यूब पे देखोगे, ठीक है। इसके बाद में हाँ अगला है 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क क्या होगा, कवच बनाया जाएगा। मतलब 2000 किलोमीटर जो होगा क्या बनेगा, नेटवर्क कवच। कवच आपने देखा होगा, एक सुरक्षा कवच बोलते हैं हम, है ना, कवच एंड कुंडल बोलते हैं कर्ण के लिए, है ना। तो बस वही है। इसमें क्या, जीरो एक्सीडेंट, मतलब लड़ेंगे नहीं ट्रेन। इसमें क्या होगा, मान लो ये पटरी है, एक पटरी है और ये पटरी है, इसमें आते हैं। इस पे आकर के आपको पता है कि ट्रेन अगर आ रही होती, क्या होती है, ट्रेन आ रही होती है और यहाँ से ट्रेन एक आ रही होती है, दूसरी ट्रेन इस पटरी पे आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ट्रेनें आपस में कभी कभी सिग्नल मैच होने के कारण जी भिड़ जाती हैं, है ना। इसको कम करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक क्या किए जाएगी, नेटवर्क कवच लगाए जाएंगे कि कुछ दूरी पर आकर ट्रेन अपने आप से रुक जाए। एक बात की है, ठीक है, ये बात की है, ट्रेन अपने आप से रुक जाए। और ये बात यही है, सुरक्षा कवच के तहत कर दिया। नेटवर्क आपको हो गई नेटवर्क, और जो कवच है उसको बोल दिया। इससे जीरो एक्सीडेंट होंगे, मतलब ट्रेनें पहले ही रुक जाएंगी, ट्रेन पटरियों पर पहले ही रुक जाएंगी दोनों आमने सामने। आपको पता है मैथ वाले सर खूब लड़ाते, एक ट्रेन यहाँ से छूटी एक वहाँ से छूटी, है ना, दोनों आपस में लड़ रही, पुल को क्रॉस कर रही, तो वो सब यहाँ सिस्टम बंद हो जाएगा। अब बोल देना आप नहीं लड़ेंगी, नहीं बस साथ में चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था पहली बार नहीं आ रही है, इस गवर्नमेंट की चाल होती है भाई, ये पहले ही हो गई, 2013 में लॉन्च हुई थी ये व्यवस्था, और कर्नाटक में कोकण रेलवे में लागू भी है, ठीक है। नई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको नई तरीके से आपको परोस दिया गया है बस, ठीक है। ये बात है, बात कर दी गई है। कोकण रेलवे में अभी लागू है, वहाँ पर चलती भी है, ठीक। तो आपकी है रेल नेटवर्क कवच है, उसकी बात कर दी गई। नेक्स्ट है पर्वतमाला। देखिए, एक पर्वतमाला है, एक आपको पता है समुद्रमाला है ना, ये आपका है सड़क माला, ठीक है। तो ये पर्वतमाला है, आपने समुद्रमाला तो पढ़ा होगा, भारतमाला पढ़ा होगा, समुद्र से हैं, भारतमाला पढ़ा है। भारतमाला प्रोजेक्ट कितने साल से चल रहा है भारत में, नहीं पढ़ा है, उसमें पढ़ा है। उसमें क्या है, भारतमाला में कि ज़्यादातर दूरगामी क्षेत्रों के हाईवेओं को जोड़ने की बात की गई। एक है आपको, और समुद्र के जो बंदरगाह हैं उनको जोड़ने की बात की गई है, ठीक है। और ये आपकी है पर्वतमाला। पर्वतमाला को क्या पीपीपी मॉडल पर विस्तृत किया जाएगा। मतलब वहाँ पर जो होगा, जो पर्वतों में हम लोग घूमने जाते हैं, है ना, ऊटी जाते हैं हम लोग, है ना, मसूरी जाते हैं, इन सब जगह घूमने जाते हैं, तो वहाँ के जो हाईवे होते हैं उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता अभी, ठीक है। अब उनने कह दिया उनको पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने अनुसार एक रोड बनाएगा तो उस पे से आप गुजरोगे तो टैक्स लगेगा, तो वही कर दिया, ठीक है। अब पीपीपी मॉडल पे कोई ठेका ले लेगा, बोले यहाँ से 20 किलोमीटर हम सड़क बना रहे हैं, और वहीं अपने एक चुंगी गाड़ लेगा, जहाँ से निकलोगे पहले रुपया ले आओ, बाद में जाओ, नहीं तो रोड बंद, ठीक है। ये बात होगी। तो वही बात की गई है, पीपीपी मॉडल पर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बनाने की बात की गई है। इसको पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, सड़क एवं परिवहन विभाग के है, और इसमें आपकी सड़क बना। इसमें क्या होगा, 60 किलोमीटर लंबी 8 जो है रोपवे परियोजनाएं भी लाई जाएंगी। रोपवे होता है, आप जब चोटी पे चढ़ते हो, है ना, एक चोटी पे मान लो चढ़ लिया और दूसरी चोटी यहाँ है, यहाँ से यहाँ एक रास्ता बना रहता है, इसमें हम एक खटोले में लटक जाते हैं और यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँचते हैं, वही रोपवे है, ठीक है, वही रोपवे झूलते हुए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये 60 किलोमीटर 8 रोपवे बनाने की 8 आपकी है रोपवे परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी, जो इसके विकास में सहायक होगी, ठीक है। इसमें फिर पैसा लगेगा और अच्छे से लगेगा। फिर इसमें जो आपकी लटकने वाली पालकी होगी, उस पालकी को और अच्छे से बना दिया जाएगा बस, ठीक है। तो ये आपका रोपवे होगा। ठीक है, तो यहाँ की गई 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे बनाने की बात कर दी गई है। अगला नेक्स्ट आते हैं। अब देखते हैं हमारा जो भारत है कृषि बहुल देश है, तो किसानों के लिए क्या बात की है बजट में, ठीक है। किसानों के लिए बात हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ मतलब केमिकल का कम यूज हो, कैसे केमिकल यूज हो, या उनकी जगह ग्रीन आपके ये प्रोडक्ट यूज किए जाए, ग्रीन खाद है ना, जैविक खाद बोलते हैं हम जिसको, उसका यूज किया जाएगा। प्रथम चरण गंगा का किनारा। पूछा जाएगा कि जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण कहाँ से लागू होगा, तो जो गंगा नदी निकली है उसके दोनों तरफ 5 किलोमीटर
ठीक है, दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र में क्या होगा, सबसे पहले प्रथम चरण में इसको लागू किया जाएगा। गंगा नदी के दोनों किनारे 5 किलोमीटर क्षेत्र में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बात की गई है ना, जिससे गंगा का पॉल्यूशन कम होगा और यहाँ की कृषि जैविक कृषि में कन्वर्ट होगी, याद रखना। ठीक है, तो पहला काम ये कर दिया गया। इसमें आपकी है नीम यूरिया दे दी जाएगी, है ना, कई प्रकार के आपके सनई ढैंचा इन सब का बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है पीएसपी के इतने लाख करोड़ किसानों के खातों में जो है आपका जो क्या है रुपया है, कौन से हैं, जो किसान हैं वो किसानों को अभी पैसा मिलता है, इसको बोलते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो आप बेचते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक निर्धारण कर दिया जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस का, है ना। उसमें क्या होता है कि पहले से निर्धारित की जाती है कि कितने पैसे आपको मतलब इस फसल का मिलेगा, ताकि उसी अनुपात में किसान इसको बोए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम सेलिंग प्राइस कब लागू होती है, फसल बोने के पहले, फसल उत्पादन के बाद, फसल बुवाई के बाद या फसल आने के बाद। ठीक है, इसको होता है फसल बोने के पहले, याद रखना, क्योंकि फसल बोएगा उसी अनुपात में। मान लो अगर पूछा जाए वर्तमान में गेहूं की एमएसपी कितनी है, गेहूं की एमएसपी वर्तमान में है 2015 रुपये। ठीक है, ये है 2015 रुपये से कम कोई खरीद रहा है तो गवर्नमेंट इसे 2015 में खरीदेगी, ज़्यादा खरीद रहा है तो आप दे सकते हो। ठीक है, ये बात। अब 2015 ये पहली रख दी गई थी जब रबी की फसल बो रही थी अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, उसी समय आंकड़े आ गए थे। अब जैसे कट जाएगी रबी की फसल और जैसी जायद की आएगी, उन फसलों का पहले एमएसपी जायद का नहीं आता है, सिर्फ 2 फसलों का आता है, रबी का और आपका खरीफ का। ठीक है, 2 फसलों का आता है, जायद का नहीं आता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि वो उसमें सब्जियां ज़्यादा आती हैं और सब्जियों का ओपन मार्केट रहता है। ठीक है, पढ़ाएंगे अभी जो लेखपाल की तैयारी करेंगे बच्चे उनके लिए पूरा है, एमएसपी वगैरह है, क्योंकि ग्रामीण ढांचा पूरा पढ़ना होगा वहाँ। ठीक है, तो हर चीज़ एग्रीकल्चर पूरा सेक्टर है, उसमें फसलें हैं, फसलों की है, उनके रोग हो गए, ये सब पूरा इनका कैसे प्रावधान है, इन सब के बारे में बात की जाएगी, वहाँ पर सारा टॉपिक आपका पूरा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें कर दिया 1000 LMT धान खरीद, मतलब जो होंगे धान खरीद के लिए 1000 LMT खोले जाएंगे। ठीक है, जो धान खरीदेंगे, धान के लिए और गन्ना के लिए हमेशा संघर्ष चलता है। ठीक है, इसमें तो इसकी बात कर दी गई। नेक्स्ट है कृषि लोन दिए जाएंगे, कितने, 16.5 लाख करोड़ आवंटन, मतलब इतने रुपए का आवंटन कृषि लोन के रूप में होगा, जिसको चाहिए हो, चाहे KCC के माध्यम से हो, है ना, या अदर्स और स्कीमें जो होती हैं गवर्नमेंट की उसके माध्यम से। ठीक, तो इसको हम बात करेंगे कृषि लोन कितनी, 16.5 लाख करोड़ का आवंटन की बात की गई। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, अब देखिए जो साधारण आदमी है, आम आदमी, इनको बोलेंगे आम आदमी, इनके लिए गरीबों के लिए 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख घर बनाएंगे। मतलब इन्होंने कह दिया कि अगली साल तक हम 80 लाख और घर बनाएंगे 2023 तक। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत इतने रुपए लगा करके 80 लाख हम क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट है 1.5 लाख जो आपके डाकघर हैं में कोर बैंकिंग ATM सुविधा लॉन्च होगी, जो हमने बताई कि जो अभी गांव में डाकघर हैं, इससे वो कहते हैं इनका कम काम है, इन्हें काम और बढ़ाओ। जैसे मास्टरों को कह दिया अभी कम काम है, इन्हें ड्यूटी पे लगाओ, इलेक्शन करवाओ, जनगणना करवाओ, सब है ना, ऐसे इनके काम कम बताए जा रहे हैं। बोलिए इनसे करो, अब एक काम और करो, इनको दे दो बैंकिंग ATM, मतलब इनको ATM की सुविधा ऐसी पकड़ा दो, सबको घर जाओ, आप क्या करो, मोबाइल से सबके ATM खोलो। पैसा आप क्योंकि डिजिटल मनी होना है तो नगद तो निकालने है नहीं है, तो मशीन लेके जाने नहीं पड़े कि हम ठेला फैलाद के मशीन ले जा रहे हैं, है ना। आप क्या करना, मोबाइल लेके जाओ, किसी को रुपया यहाँ वहाँ करना, तुम पहुँचो, सबको समझो, फ़ोन आए किसी को समझाने जाओ। ठीक है, ये सुविधा करने के लिए इन्होंने कह दिया कि इतने लाख डाकघरों को क्या करो, बैंकिंग ATM सुविधा उनके लिए लागू कर दो। ठीक है, ये कर दो। अब नेक्स्ट आओ, MSME एक सेक्टर है आपका, सूक्ष्म और लघु उद्योग, है ना, इसके लिए है इसमें रैंप प्रोग्राम की बात की गई है। ठीक है, इसी को MSME सेक्टर में रैंप प्रोग्राम बताया, जिसमें 5 लाख में कितने, 5 साल है ना, 5 साल में 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने,
5 साल में कितने 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, किसमें, एमएसएमई सेक्टर में। सरकार निवेशकों की मदद करेगी, जो सूक्ष्म उद्योग लगाएंगे उनके लिए इतना रुपए खर्च करके गवर्नमेंट 5 साल में क्या करेगी, उनको बढ़ावा देगी, है ना। पकौड़ी की दुकान खोलना है, स्पेशल काउंटर बनवाना है, उसके लिए लोन डाल दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहीं से होगी। हाँ, चाय की दुकान, चाय भी तो आपकी कई टाइप की आएगी, है ना। 500 रुपये तक की चाय आती है, तो वही है, उसी के लिए आपको लोन मिलेगी। अगला है महिलाओं के लिए। आप देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए क्या दिया गया है, तो जो महिलाएं और बच्चों का विकास है उसकी बात की गई है। इसमें क्या होगा, मिशन शक्ति गांव में चल रहा है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और कौन सा, पोषण 2.0, ठीक है। ये 4 कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। ये पूछा जाएगा पोषण 2.0 किससे संबंधित है, महिला एवं बाल विकास, है ना। या इसके बाद है मिशन वात्सल्य, तो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, जब गर्भ में बच्चा रहता उस समय और जब वो जन्म ले लेता उस समय, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी, इसमें क्या होगा, आंगनबाड़ी को अच्छा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि वो अच्छा खिलाएं, कुपोषण के शिकार ना हो बच्चों को, ये सब बात की गई। और मिशन शक्ति, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, बच्चों को सशक्त बनाया जाए। ये 4 प्रोग्राम महिलाओं और बच्चों के लिए हैं, ठीक है। तो ये बात की। नेक्स्ट है रत्नों पर सीमा शुल्क 5% कम कर दी गई। महिलाओं को इतना बड़ा उपकार मिल गया है, मतलब अंगूठी बनवाना, जेवर बनवाना 5% कम हो जाएगा, महिला खुश हो गई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो 5% क्या हो गया, कम कर दिया गया। रत्नों पर शुल्क जो लगना था वो 5% कम कर दिया गया है। अब इसके बाद ये नहीं बताया है कि उस पर तो हमने कम कर दिया है और रत्न जिसमें जड़ता है उस पर बढ़ा दिया है। इसमें 5% कम किया, उसमें 7% बढ़ा दिया। अब समझ सकते हैं आप कितना दिया महिलाओं के लिए, है ना। बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इसमें क्या बात करते हैं, इसमें है पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 2025 तक सभी गांवों में कौन से ऑप्टिकल फाइबर, मतलब लाइनें बिछा दी जाएंगी ऑप्टिकल फाइबर। और इसके बाद में क्या होगा, NH25 1000 किलोमीटर बढ़ाए जाएंगे। मतलब पहले तो 2025 तक सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाएगा, सब नेट चलाएंगे बैठ के, खेतों पर लैपटॉप खोल के बैठेंगे किसान, ठीक है। चरवाहे होंगे वो अपनी सारी बकरियाँ उसी से हैंडल करेंगे, ठीक है। ये सारी बात की गई। तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर की बात कर दी गई 2025 तक, ठीक। विद्यार्थी होंगे जो गांव में होंगे, नीम के पेड़ पे चढ़ के वहीं चला रहे होंगे नेटवर्क, है ना। तो ये काम चल रहा होगा। नेक्स्ट है NH24, जो आपके नेशनल हाईवे होंगे वो कितने होंगे, अर्थात 25,000 किलोमीटर और बढ़ाए जाएंगे। नहीं, इतना बढ़ावा नहीं लेंगे अभी, ठीक है। इसमें क्या है, इतने में आपका 25,000 किलोमीटर रोड बढ़ाने की बात की गई, नेशनल हाईवे। इंपोर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है, ठीक। अगला है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो पूर्व के राज्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उसका क्या करेंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ये याद रखना, पूछा जाएगा पीएम डिवाइन क्या है, पीएम डिवाइन क्या है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो पीएम डिवाइन क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों को बढ़ावा देने के लिए एक लाई गई योजना है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों को। इसमें क्या कितना रुपए की दिया गया, 1500 रुपए किसमें दिया गया, 1500 करोड़ रुपए दिया गया है, किसके लिए, पीएम डिवाइन योजना के तहत, ठीक है। एक योजना और है, इसको बोलते हैं वाइब्रेंट आपका विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अर्थात जो वाइब्रेंट यानी कि जो 2 देशों के बीच में गांव पड़ते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जैसे कि चाइना लेके आई थी कि वहाँ के जो अपने क्षेत्र में अरुणाचल से लेके वहाँ तक लगते गाँव उन सबको डेवलप कर दिया उसने, बहुत डेवलप, अच्छी टेक्नोलॉजी पे। वहाँ के लोग सुकून से रहते हैं। अब इस वाले क्या कहते हैं, हम सोचते हैं उसी में मिल जाएं कि हमारा भी डेवलपमेंट हो जाए। तो लालचाते हैं, मान लो उसकी ओर ललचाते हैं, इसलिए इनने कहा हम भी करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोग्राम लेके आए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें जो बॉर्डर के जितने पास के गाँव हैं उन सबका डेवलपमेंट करेंगे ताकि वहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित करेंगे ताकि तुरंत सूचना भी मिले और उनका गाँव का विकास हो जाए। तो वहाँ की जनता उस ओर ज़्यादा ना झुके, मतलब पैसा के दम पे वो लोग खरीद लेते तो ना बिकना चाहे, है ना। तो ये आपका बॉर्डर के पास के गाँव का विकास करने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है।
नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन। ठीक है, इसमें ओशन मिशन है, डीप ओशन मिशन। समुद्र जो होता है, समुद्री जो जीवित और निर्जीव संसाधनों का पता लगाकर 650 करोड़ रुपए इसमें खर्चा किया जाएगा। जो समुद्र के अंदर जीवित हैं और निर्जीव हैं उनके बारे में विकास कैसे हो, उनका कैसे पता लगाया जाए, इन सब पर 650 रुपए का खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, आपकी इस बार के बजट में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आते हैं कि आपके लिए क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, क्या खरीद के रख लेना है, क्या बेच देना है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम। अब देखो पहले सस्ते की बात करेंगे, क्या सस्ता होता है। देखो सस्ता सबसे पहले है मोबाइल फ़ोन, सस्ता होगा लो, लेकिन डाटा महंगा होगा, याद रखना। ठीक है, मोबाइल फ़ोन सस्ता हुआ, मोबाइल फ़ोन चार्जर खूब चार्ज करो, बैटरी कितनी भी यूज करो। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट जो आपका है स्मार्ट वॉच, ठीक है, खूब लोग खरीद के पहनो और हलो उसी से करो। ठीक, तो ऐसा होगा। स्मार्ट वॉच हो गई। रत्न, पत्थर और हीरे, ये क्या हो गई, सस्ती हो गई। रत्न लो लेकिन उसको जब जड़वाओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टील के बर्तन, सस्ते हो गए। ठीक है, स्टील के बर्तन सस्ते हो गए। वैसे भी पीतल का यूज करना बंद कर दिया लोगों ने, अब स्टील पे ही आ गया, लास्ट है, तो उसको सस्ता कर दिया है। पेट्रोलियम केमिकल, ये भी सस्ते हो गए। केमिकल जो होते हैं पेट्रोलियम के उत्पाद, वो सस्ते हुए, पेट्रोल में सस्ता नहीं हुआ, वो तो ओपन मार्केट का है, याद रखना। ठीक है, बाइक आइक स्कूटी चलाना है उसमें तो महंगाई में जाएगा, लेकिन उसके उत्पाद जो बना के जब बेचे जाएंगे वो आपके महंगे आएंगे। टूटी ऑयल है वो वगैरह सस्ते हो गए। मैथेनॉल, जो मैथेनॉल होता है उसको भी सस्ता कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद है एस्टिक एसिड, जो एसिड होता है एस्टिक एसिड, उसका भी सस्ता कर दिया गया। ठीक है, जहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है महंगा। अब देखिए महंगा क्या क्या हुआ है, इम्पोर्टेंट छाता। ठीक है, इम्पोर्ट जो आपका है इम्पोर्ट, ये छाता ये वाला नहीं, कई प्रकार के आते हैं, सूट वाले छाता आते हैं, उसके कपड़े आते हैं, अलग अलग होते हैं, वो सब महंगे हो गए। मतलब जैसे आप पैरासूट लेते हो, है ना, और जो बारिश वाले कपड़े होते हैं, ठीक है, ये सब हर चीज़ उससे जुड़ी हर चीज़ महंगी होगी, मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है छाते के पार्ट, जो छाते के पार्ट होते हैं, मतलब जो ओढ़न खटोला वाले छाते होते हैं उसके पार्ट भी होते हैं, वो सब महंगे, छड़ी यानी होंगे, ये सब महंगे। ठीक, इसके बाद में इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब जो ज्वेलरी खरीदते हो मार्केट से वो भी आपकी महंगी हो जाएगी। मान लो रोल गोल्ड खरीद रहे हो, चांदी खरीद रहे हो, जब ज्वेलरी मतलब जो बनी बनाए आएंगे वो सब महंगे होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल भी होंगे, चाहे परसेंटेज में वो ज्वेलरी में सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वो महंगे होंगे लेकिन रत्न सस्ते होंगे महिलाओं के लिए। ठीक है, तो उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है महिलाओं के लिए सस्ते होंगे। ठीक है, इसके बाद सोडियम साइनाइड जो होगा ये भी आपका क्या होगा, महंगा हो जाएगा, सोडियम साइनाइड। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको महंगी नज़र आ रही हैं, कुछ सस्ती आ रही हैं, बाकी सब लोग समझदार हो, ये समझ सकते हो बजट में हमें क्या मिला, क्या हमारा चला गया। ठीक है, कितने खुश हो गए, क्योंकि कुछ आर्थिक सलाहकार भी ये कह रहे हैं कि बजट का हमें पता ही नहीं चला कि बजट में है क्या, निष्कर्ष जीरो ही निकला, कुछ ना मिल रहा है, जैसी महंगाई बढ़ रही तो उतना तो जाना ही है। ठीक है, तो ये बात कर दी गई है, तो वो भी अपने आप में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि बजट वास्तविक क्या आया है। ठीक है, बस हमको समझना अपने परीक्षा की दृष्टि से था, उसके पॉइंटों को उठाना, उनको पढ़ लेना, नोट करना, और इसके बाद में पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसी पे, और हम भेज भी देंगे ग्रुप में, है ना, तो आप उससे भी लिखना, सब लोग लिखना पेन से, क्योंकि एक बार लिखोगे तब आपका अच्छा हो जाएगा, है ना, तो ये आपका तभी अच्छे से कर पाओगे। तो इस चीज़ को, जो महंगे हुए जो सस्ते हुए, और देखो यहाँ पर हमने कुछ चार्ट टाइप का बनाया है, इसमें क्या बताए हैं किस सेक्टर में कितनी चीज़ें जा रही हैं, मतलब कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये हमने इस पे दिखा दिया। आपने बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम पढ़े होंगे, है ना, तो उसी अनुसार पे बनाए, इसमें बना है कि कितना है, किस पर खर्च हुआ है, इस अनुसार एक डायग्राम बना। जैसे हमने आपको यहाँ दिखा दिए, देखो यहाँ जो दिखाए हैं इन्हीं को आप बाई डायग्राम में, ऐसे बार डायग्राम में भी लगा सकते हैं कि मतलब कहाँ पर कितना खर्च करना है। एक बनाओगे, है ना, ऐसा गोल बनाना, उसमें सबको सेक्शन कर देना, सबसे बड़ा सेक्शन बनेगा आपका किसका, उधार, है ना, तो आप 1 रुपये में से मान लो 35 पैसे क्या करते हैं, हमारे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो हमें पता है उधार की जो देगी हैं उन पर जाते हैं, मतलब आते हैं, यहाँ आने वाली चीज़ें हैं ना, तो 35 पैसे उधार से आते हैं, फिर आपके 16% जीएसटी से आते हैं, तो ऐसे ही पैसे 16 पैसे मान लो, इससे हो गया, हर चीज़ 100% होती है ना, तो उसको ही डिवाइड कर देना एक तरीके से उसको, तो उससे आपको याद होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। बस ऐसा बनाना एक गोला, उसको डिवाइड करते जाना और लिखते जाना सामने, है ना, जैसे आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन बनते हैं उसमें बनाते हैं, बस वही हो गया।
ठीक है। तो आज का टॉपिक ये पूरा आपका बजट पढ़ा है, अच्छे से समझ लिया। आप सब लोग इसमें क्या करना, लिखना है, सब लोग लिखेंगे, ठीक है। सब लोग अपने अच्छे से, क्योंकि परमानेंट हो जाएगा ये, आपको साल भर इससे जो स्कीमें बनेंगी ये बात आपको साल भर आती जाएंगी, उसी से संबंधित स्कीम होगी और उस पर जो होगी फिर बाद में हम विस्तृत करते जाएंगे जो स्कीम मिलेगी, ठीक। तो बजट अच्छे से करना, और बजट जब पूरा आपको पहले हो जाता है लागू, इतना ध्यान रखना, और आर्थिक समीक्षा वर्ष के अंत में आती है, याद रखें। बजट लाता कौन है, अगर बात करें बजट कौन लाता, आप इसको बंद करें।